क्या मेरा टारगेट लोग है, मेरा टारगेट फैमिली है, मेरा टारगेट मेरे पिताजी है, क्या मेरा टारगेट मेरे बहन या बहनोई है? 2 वीडियो डालने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास कई कॉल्स आए। कॉल्स में कई तरह के सुझाव थे, तो मैं आपके साथ कुछ सुझाव जो है शेयर करना चाहता हूं। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि अरे यार अपने काम पर फोकस करो, ये सब मत करो। देखो भाई, ऐसा है कि जब समाज में कोई कुरीतियां आती है, बुराई पैदा होता है, तो उसे हनन करने के लिए, उसे दबाने के लिए किसी न किसी योद्धा को खड़ा होना ही पड़ता है। और बहुत ही पोटेंशियल की जरूरत होती है, बहुत ही पावर की जरूरत होती है अपने बारे में एक्सपोज करना, अपने खुद को रोस्ट करना, अपने बारे में बताना, है ना। तो दोस्तों, ब्लॉग चैनल में तो वही चीज दिखाया जाता है ना जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो हालांकि ब्लॉग चैनल में और भी मेरा जो लाइफ स्टाइल है दिखाया जा सकता है, और आगे मैं वीडियो उस पर बनाऊंगा कि मैं कैसे भरण पोषण करता हूं, मैं क्या क्या करता हूं जीने के लिए, ये सब कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन जो मैंने जर्नी शुरू किया, तो मैंने यहां पर बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हश्र हो रहा है और यह सब ठीक नहीं है समाज में। और समाज में मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों तक सीमित नहीं हूं, मैं अपने घर के जो इश्यूज हैं वहां तक सीमित नहीं हूं। मैं एक आशियाना बनाना चाहता हूं, इसीलिए इस YouTube चैनल और Facebook पेज का नाम रखा गया है एक आशियाना चाहिए। और एक आशियाना चाहिए का मतलब मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, आज भी आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा परिवेश हमें बनाना है, एक ऐसा घर, एक ऐसा सोसाइटी जहां पर प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे से लगाव हो, लोग एक दूसरे के सुख दुख में समझ रहे हो। इस तरह का हमें एक सोसाइटी बनाना है, और यह सोसाइटी तभी बनेगा जब हम सब यूनाइट हो जाएंगे और एकजुट होकर काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बुढ़ापे में आराम से सुखी से रहने का जो 14 नियम है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। यदि कोई बुजुर्ग इस 14 नियम को, या कोई भी व्यक्ति इन 14 नियमों को पालन करते हैं, तो उनका बुढ़ापे का जो जीवन है बहुत ही खुशी संपन्न वो जिएंगे और उन्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वे जो थॉट्स हैं आपके सामने मैं रखता हूं, और ये थॉट्स अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, मत कीजिए, लेकिन कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि जो भी असहाय लोग हैं, जो इन कुरीतियों में इन्वॉल्व हैं, उन्हें यह वीडियो मिले, देखे और उन्हें एक रास्ता मिले। सबसे पहला नियम, कम बोले। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि समाज में जब कोई लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनका जो बुजुर्ग का जो सारा सिस्टम होता है वो एक बचपना जैसा हो जाता है, मतलब सेम एज चाइल्डहुड, है ना। वो एक बिहेव करते हैं बच्चा की तरह। तो होता क्या है कि वो ज्यादा बोलने लगते हैं घर में, मतलब उनको लगता है कि यार सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सब कुछ फिट होना चाहिए, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, और नहीं होता है तो उसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं और एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पहला नियम है कि कम बोले। तो चीजों को हालातों पर छोड़ दे, अपने बच्चों पर छोड़ दे। आपको जो करना था बस आपने कर लिया, अब आप अपने बच्चों पर छोड़ दे, रिलैक्स रहे। चलिए दूसरा नियम बताते हैं, पढ़ते हैं। मन चाही वस्तु न मिलने पर क्रोध ना करे। अब बुजुर्गों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि होता क्या है कि जब वे जिद ठान लेते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये चीज हमें मिलना चाहिए, यदि उनको नहीं मिलता है तो वो गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी किसी भी एज में, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, और हमने चाहा और वो फुलफिल हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर वो रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो पाती है, नहीं मिलती है, तो हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए। जैसे कि पानी किसी बर्तन में रखा जाता है तो वो उसी आकार का हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है, तो उसी तरह हमें भी एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान ना करे। ये बहुत ही मजेदार बातें हैं। अब होता क्या है कि जो बुजुर्ग लोग बहुत ही मेहनत करके घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, तो होता क्या है कि उनके अंदर में एक ईगो आ जाती है कि अरे यार मैंने तो सब कुछ किया है ना, इतना होने के बाद भी मुझे जो रिस्पेक्ट होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब उन तमाम पापाओं से मुझे अनुरोध है
कि अब आपका जो लाडला है वो व्यस्त है अपने कार्यों में, अपने शेड्यूल में वो काफी ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, ठीक है। अब उनके पास बच्चे हैं, सब कुछ है, तो आपके पीछे भी समय दिया जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि ये बार बार अगर आप अपने घर में अगर आप इन बातों को चर्चा करते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, मैंने बनाया है, तो इससे आपका जो एडवांटेज है वो घर में घटेगा, आपकी वैल्यू बहुत ही घट जाएगी और जो आपका रिस्पेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपनी धन संपत्ति को बार बार उसके बारे में बखान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपने बनाया वो ठीक है, अब आपको अब कितना साल ही जीना है, सबको ऊपर जाना है, तो मोह माया से बिल्कुल दूर रहिए। उसके बाद जो है चौथा नियम पढ़ते हैं, बहू बेटी के कार्य में दखल ना दे। मैंने देखा है समाज में कि जब कोई बहू बेटी, मतलब कहने का मतलब है कि बेटा और बहू के बीच में कोई मैटर होता है या कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उसमें जो पिता का रोल नहीं होना चाहिए, मतलब उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि भाई अगर देख लो, अगर तुम अपने दोनों में अगर निपटारा कर सकते हो कर लो। अगर वहां पर अगर कोई अच्छा सुझाव बिल्ड किया जा सके तो अच्छी बात है, आप वहां पे सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी तरह की जो भड़काव वाली बात होती है वह वहां नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपके घर में बेटा है और बहू है वो रिस्पॉन्सिबल है अब अपने लाइफ को लेकर, तो प्लीज उसको इग्नोर करे, उनके बीच में इंटरफेयर ना करे। उसके बाद हम पांचवा नियम पढ़ते हैं, यह आशा ना करे कि हर काम हमसे पूछ कर ही किया जाए। यह भी देखा गया है कि घर में कई बुजुर्ग में ये ईगो होता है कि यार हमसे पूछकर कोई काम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि उनका अब शेड्यूल अलग है, उनका जो टास्क है वो अलग है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे हर चीज पूछकर मतलब किया जाएगा। मतलब कई माता पिताओं में ये ईगो होता है, अच्छा ससुराल जा रहा है मेरे से पूछ कर जा, घर से बाहर जा रहा है मेरे से पूछ कर जा, आज घर में ये सब्जी बननी चाहिए, आज घर में उस तरह का गेस्ट नहीं आनी चाहिए। मतलब जितने भी जो नियम होते हैं, मैं कहता हूं कि फैमिली के अंदर ना रूल्स होनी चाहिए, वो रूल्स जो फैमिली को आगे बढ़ाने में मदद करे, लेकिन वहां पे ना किसी प्रकार का दबाव, रूल्स में दबाव नहीं होना चाहिए, तो वो एक कृतियां में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा है तो जैसे लगता है कि बेटा को कि नहीं यहाँ पे पिताजी से पूछ करना चाहिए, तो वहां पे आपको अच्छा राय देना चाहिए, लेकिन अब उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना स्टैंड कर सके, वो अपना निर्णय खुद ले सके। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है ना, तो वो जानेंगे, वो समझेंगे। आपका बस जो रोल है समझाना, समझा दीजिए, बाद बाकी उस पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यह आशा नहीं करना है कि हर बात हर काम हमसे पूछकर ही किया जाए। छठा नियम, खाने पीने में संतोषी रहे। अब मैंने देखा है कि कई बुजुर्गों को कि भाई वो खाने पीने में ना बिल्कुल मतलब उनके पास मतलब असंतोष होता है, मतलब बहुत ही इम्पेशेंस होते हैं वो। कहने का मतलब ये है कि वो खाने पीने की इतनी आदी होते हैं कि घर में बाल बच्चा पोता पोती खाए चाहे नहीं खाए, बस मुझे मिलना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का हैबिट है, अगर इस तरह की आपके अंदर है, क्या बोलते हैं, आपका ऐसा नेचर है, तो ये नेचर आपको बर्बाद कर देगा, आपके घर में कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को घटा देगा, ठीक है ना। तो खाने पीने में हमेशा संतोषी रहे और जो मिले ईश्वर का प्रसाद समझकर खा ले। उसके बाद पढ़ते हैं सातवां नियम, अपनी इच्छा पूर्ण कराने की कोशिश ना करे। भाई ये बहुत अच्छी लाइन है। मैं देखता हूं कई बुजुर्गों में, कई घर में कि वो चाहते हैं कि बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और ये मेरे घर में ना बहुत ही स्ट्रांग रूप से काम करता है, मेरे घर में भी, कि नहीं तुम्हारी खुशी में मेरी कोई खुशी नहीं है। ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी खुशी में मेरी रत्ती भर खुशी नहीं है। ऐसा एटीट्यूड लेकर अगर आप चलेंगे तो आप बर्बाद होंगे। मतलब आपको अपने बच्चे की खुशी में भी खुशियां ढूंढनी चाहिए, आपको अपनी खुशी में मतलब हमेशा अपनी खुशी में खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी लाइन है कि अपनी इच्छा पूर्ण
कराने की कोशिश ना करें। कि हर हमेशा जो जिद पकड़ लेते हैं बुजुर्ग लोग कि नहीं जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए, वो लकीर की फकीर वाली बात हो जाती है। हमेशा अड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कई जगह जो है सरेंडर भी होना चाहिए, झुक भी जाना चाहिए, तभी जो है रिश्ता बरकरार रहता है, रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। जिद जो है रिश्ता को बर्बाद करती है और मैंने इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। और मेरा भी जो फैमिली है, मेरा भी जो परिवार है टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जिद के कारण ही बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी लाइन है, एक बार और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि अपनी इच्छा पूर्ण कराने की कोशिश ना करें, ठीक है। उसके बाद है 8वां नियम, बुढ़ापे के कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें। अगर आपको मान लीजिए कोई रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, कष्ट हो जाता है, हो सकता है कि आपके औलाद के पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, उनके पास पैसे नहीं हो, आपको भी पैसे की दिक्कत है, आपके औलाद के पास भी पैसे की दिक्कत है, तो वहां पे कहने का मतलब है कि कोई तो छोड़ नहीं देता है, भरसक कोशिश करता है, लेकिन कहने का मतलब है कि बुढ़ापे में अगर कोई कष्ट हो रही है, कोई कष्ट हो रही है, सबके साथ कष्ट होता है, सुख दुख सबके साथ होता है, तो उसे कर्म फल समझकर खुशी खुशी उसे हजम कर जाना चाहिए, है ना। उसका रोना नहीं रोना चाहिए, घर घर जाकर नहीं बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों कोई आपका दुख नहीं बांट सकता। अगर आप जितना दुख सुनाएंगे आपका दुख उतना ही बढ़ेगा। उसके बाद हम 9वां नियम पढ़ते हैं, घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करे। बहुत ही अच्छा नियम है। अक्सर क्या करते हैं बुजुर्ग कि घर में कोई चीज अगर कमी देखा, घर में कोई भी कमी देखा, जैसे ही कमी नजर आई वो क्या करेंगे, फटाक से अपने पड़ोसियों को सुनाने लग जाएंगे, पड़ोसियों से डील करने लग जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सजेशन दूंगा कि कभी भी पड़ोसी से सजेशन मत ले, किसी रिश्तेदार से सजेशन ना ले, क्योंकि जब आपका घर टूट रहा होता है ना तो पड़ोसी सबसे ज्यादा मजे लेता है। आपके गांव घर के लोग जो हैं, आपके सोसाइटी के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मजे लेते हैं। तो कभी भी उनसे कभी कोई भी कमी कमजोरी शेयर ना करे, आपस में बैठ कर इसे निपटाए, ठीक है ना। तो घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करे। होता क्या है कि जब कोई घर पे आपका मेहमान आते हैं, कोई व्यक्ति आ जाते हैं घर पे, और जब आप वह कष्ट सुनाते हैं, कोई बुराई करते हैं अपने पुतोहू के बारे में, बहू के बारे में, अपने बेटों के बारे में, तो जब आपकी पुतोहू या बेटा घर में ये सब सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, उसके अंदर में भी हिंसक भावना पैदा होती है। तो इस तरह का जो है हिंसक भावना अपने बच्चों में पैदा ना करे और आपस में जो है एडजस्ट करने की कोशिश करें। 10वां नियम पढ़ते हैं, अपने परिवार की समस्याएं दूसरों के सामने ना रखे। बात वही हो गई कि किसी और के सामने में परिवार की समस्याएं नहीं रखनी चाहिए, वो समस्याएं रखने से प्रॉब्लम दूर नहीं होती है। तो यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार फिर तुम अपनी प्रॉब्लम को सोशल मीडिया पर क्यों रख रहे हो। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्रॉब्लम टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है आसियाना, मुझे वो आसियाना बनाना है, ठीक है ना, और वो हम सब मिलकर करेंगे। 11वां नियम, अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कर्मों में सहयोग करें। अगर आपके पास समय है तो आप घर में हाथ बटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास पोते पोतियां हैं तो उसके बीच में आप खेल कूद सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ा लिखा सकते हैं, या आपके पास कोई गार्डन है तो उसमें बिजी हो जाइए, या कहने का मतलब कोई क्राफ्टिंग जानते हैं तो उसमें बिजी हो जाइए। मतलब खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अनफिट हैं तो फिर आराम कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेशों में ऐसा कल्चर है कि लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। वो बुजुर्ग हो जाएंगे, उन्हें बैठना नागवार लगता है, वो बैठना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा हेल्थ इश्यू जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ कुकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कुछ ना कुछ वो करते रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि जैसे ही बेटा कमाने लगता है, ठीक है अगर क्षमता है भाई तो बिठाकर खिला सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि मैं बैठकर ही मुझे भोजन कराए। अगर आपसे अगर सहयोग बन पा रहा है तो आपको जरूर सहयोग करना चाहिए। 12वां नियम, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। जितना हो सके नेचुरल रहे, जितना हो सके नेचुरल रहे, दिखावे में ना आए, दिखावा ना करे।
कभी कभी होता है ना कि घर में कुछ और होता है और बुजुर्ग बाहर कुछ और शो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा प्राकृतिक जो आपका शैली है वो होना चाहिए। धूम्रपान से दूर रहिए, सिगर गुटखा नहीं खाइए, वो क्या बोलते हैं, शराब दारू नहीं पीजिए। अगर आप शराब पिएंगे तो घर में और भी क्लेश होगा। तो जितना हो सके सिंपल लाइफ आपको जीना चाहिए और आपको जितना हो सके धर्म से जुड़ना चाहिए। उसके बाद है 13वां नियम, प्रभु का स्मरण अवश्य करें। अब आपकी जिंदगी कट गई है। पहले जब लोग राजा बुजुर्ग हो जाते थे तो अपने बेटों को राजा बनाकर वो चले जाते थे कहां, जंगल में, और तपस्या करते थे और अगले जन्म की तैयारी करते थे। लेकिन मैं यहां पर क्या देख रहा हूं बुजुर्गों को कि जैसे ही बुजुर्ग होते तो उनको लगता है कि अरे यार अब तो मेरा जीवन कट गया, तो वो ना कई गलत रास्ता चुनते हैं, है ना। मैं भी देखता हूं कि कई बुजुर्ग जो है वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया हो गया या टेलीविजन हो गया, उस पर ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभु का स्मरण करे, प्रभु को याद करे, पूजा पाठ करे, गीता पढ़े, मतलब जितना हो सके आपको धार्मिक बनना है। उसके बाद है 14वां नियम, ध्यान रहे कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। ये बहुत ही डीप बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ठीक है, जितना हो सका मैंने किया, ये भी हमारा नहीं है, ये जो तन है ये भी हमारा नहीं है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु होगी, मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो यह शरीर को भी त्याग कर जाऊंगा। इसीलिए जब मेरा ये शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा तो ये घर, ये खेत, ये जमीन भी मैं ऊपर नहीं लेकर जाऊंगा। तो उसका जो मोह है, बिल्कुल अटैचमेंट है, उसका त्याग बिल्कुल ही कर देना चाहिए, है ना। तो ये जो है एक गंभीर समस्या है समाज में। बुजुर्गों के अंदर जो माँ बाप प्रॉपर्टी बनाते हैं, मेहनत करते हैं और बेटों अपने बच्चों के लिए कुछ खड़ा करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मैंने अपने बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तीर मार दिया। मतलब एक उसका जो एक रट्टा होता है, एक ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वो बहुत उसके बारे में बखान करते हैं, बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने 14 नियम बताया और यह 14 नियम जो है हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बाद में चलकर बुजुर्ग होऊंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।